हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वेक्टर के लेक्चर नंबर 4 में। हम लोग हैं नायाब सीरीज में, जहां पे कंप्लीट 11th कंप्लीट 12 और ड्रॉपर के लिए कंटेंट जा रहा है। और ये कंटेंट नीट में 180 आउट ऑफ 180 के लिए और जेईई मेन सेलेक्ट करने के लिए सफिशिएंट। इसमें कंप्लीट जीरो से स्टार्ट करते हैं अपन थ्योरी, और फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस सेशन एक्स्ट्रा भी लगाते हैं। तो कल अपना अभी तक जितना लेक्चर लिया है वेक्टर के ऊपर, उन सब के ऊपर अपन क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, ताकि जितना भी चीज पढ़े हैं उस पर और ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी होए, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके अलावे मैं आदित्यानंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे इसका डीपीपी और ये जो पढ़ाता हूँ इसका क्लास नोट्स भी भेज देता हूँ। तो आप सभी का वेलकम है यहाँ पे। ये बैच कंप्लीट फ्री है और बिल्कुल शेड्यूल में चलता है 8:30 AM सुबह और 8:30 PM शाम में, जहाँ पे 11th मॉर्निंग में और इवनिंग में 12 चलता है। अभी हम 12 वेक्टर कर रहे हैं, वेक्टर के बाद 12 स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ सेशन अपना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पूरा शेयर कर रहे हैं, खूब सारा प्यार बरसा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आप लोग के लिए वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। आज अपन पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ के ऊपर पूरा एक्सटेंसिव बात करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और बड़ा ही प्यार से इसे समझ लेंगे। तो चलिए मजे में आज का टुडेज गोल देख लिया है आपने कि रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे अपन, फिर ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे अपन, फिर पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम को लॉ के ऊपर काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कुछ होमवर्क क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था यूनिट वेक्टर के ऊपर, पहले वो कर लेते हैं 2-3, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कितने लोगों ने ट्राई किया था जरूर हमें बताइएगा। ये एक्चुअल में PYQ क्वेश्चन है, तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर is represented by 0.5 I cap minus 0.5 J cap और C K cap, then the value of C is। क्योंकि बोला ये जो भी एक वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? कल ही पढ़ाया है सर आपने कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। देखो अब अगर ये मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? मैंने बताया आई के पीछे वाले का स्क्वायर, जे के पीछे वाले का स्क्वायर, के पीछे वाले का स्क्वायर का हम क्या करते हैं? रूट। तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे अपन। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे निकालते हैं? ये जो आई जे के है इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम करेंगे। ये किसके बराबर है? 1 के। अब यहाँ पे रूट है और यहाँ 1 है, तो रूट को हटाया तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। 0.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 5 25, और ये नीचे अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर भी होगा, तो ये 0.25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.64 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो सी स्क्वायर है इसको जरा सा देखो, ये हो जाएगा 1 में से ये दोनों चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। बोलो हाँ है ना। 1 में से ये दोनों चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी ऐसे पॉइंट डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करो तो अपने ही मन से पॉइंट के बाद 2 जीरो रख सकते। बोलो हाँ है ना। फिर माइनस ये भी गया और ये भी गया, तो माइनस 0.25 और 0.64। ये क्या किया मैंने? इधर प्लस की तरफ था, उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं और 1 में घटा देते हैं, तो हो जाएगा 1.00 माइनस ये 6 और 5, 4 और 5 कितना हुआ? 9। ये 6 और 2 कितना हुआ? 8, और ये कितना हुआ? पॉइंट, और ये कितना हुआ? 0, तो हो गया 0.89। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे तो यहाँ भी 10 ही था, इससे 1 आया था तो 10 हो गया था, इससे 1 गया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 9, 9 में से 8 गया, 1, तो ये हो गया 0.11। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 0.11 है, स्क्वायर उड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.11। देखो मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा अगेन यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, हेंस द वैल्यू ऑफ बी। सेम क्वेश्चन है, अब कर लोगे आप लोग कि ये जो है 0.8 का इसका सीधा मैं करता हूं, अब सॉल्व सीधा कर दूं। सेम क्वेश्चन है तो लिखो 0.8 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ये सब का रूट किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। और इस तरीके से बी का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा।
8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16, ये कितना हो गया 1 के बराबर। तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1.00 में से घटाओ 6 और 4 10 0 बचा 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये क्या बता 0.80, ये घटा तो कितना हो गया 0.20 और इसका क्या हो गया रूट हो गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर 0.2, तो रूट 0.2 यही है। इसके बगल में एक जीरो हो दो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट के अंदर में है अगर तो ये दोनों बराबर चीज है, ठीक है ना। 0.2 पॉइंट के बाद जीरो का रोल नहीं होता है, डन है बिल्कुल। हाँ रोल होता है कहाँ पे, जब हम देखेंगे कुछ दूसरा चीज पढ़ेंगे, है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह में, ऐसे कैलकुलेशंस में रोल नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है a is equal to a into 2i cap plus 7j cap where a is a constant for what value of a becomes a unit vector। अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ai कैप प्लस 7aj कैप, तो 2a का स्क्वायर प्लस 7a का होल स्क्वायर। इसका क्या करोगे रूट, तो रूट नहीं करके 1 का स्क्वायर लिख देता हूं। अब कोई टेंशन तो नहीं हो रहा है तुम लोगों को, एंजॉय कर रहे हो तीसरा क्वेश्चन है इसीलिए। 2 2 जा 4a स्क्वायर, 7 7 जा 49a स्क्वायर, ये किसके बराबर है 1 के। तो ये क्या हुआ 49 150 और ये क्या हुआ 53, 53a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर किसके बराबर हो गया बताओ 1/53, और ये स्क्वायर उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट अंडर 1/53। कहाँ पे आंसर यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप किया है, अब हमें मजा आएगा। अब क्या करने वाले हैं सर, अब रिजल्टेंट को पढ़ने वाले। देखो सबसे पहले समझो कि रिजल्टेंट से तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है और क्या फील देता है ये। जैसे सपोज करो कि एक कोई तुम्हारा दोस्त है आ गया, तुम्हारा दोस्त ने बोला सर आज मेरे घर चलेंगे, मैं इधर जाने लगा। अब तुम आ गए, तुम बोले ऐसे कैसे सर तुम्हारे घर चलेंगे, मेरे भी घर चलेंगे, तू मेरे को इधर खींचने लगा या इधर खींचे, तू हाथ पकड़ के इधर खींचे जा रहा है मेरे को, एक हाथ पकड़ के इधर खींच रहा है। अब मैं फंस चुका हूं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, बता किधर जाऊं, जल्दी बता किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, किधर जाऊं, ये डिपेंड करेगा किधर जाऊं। अब अगर ये जितने से फोर्स से खींच रहा है उतने से ये भी खींच रहा है, तो ना मैं इधर जा पाऊंगा ना मैं इधर, तो मैं किधर जाऊंगा एक नए डायरेक्शन में चला जाऊंगा। मैं तो इधर जा रहा हूं भाई, खींच तो इधर रहा है। अगर सिर्फ ये खींचता तब मैं इधर चला जाता, अगर सिर्फ ये खींचता तब मैं इधर चला जाता, लेकिन अब मुझे ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, तो मैं किधर जाऊंगा कहीं और ही जाने लगूंगा। तो यहां से रिजल्टेंट का फील आएगा। जैसे सपोज कर तू अपनी वाली के साथ घूम रहा है, आधे लोग तो समझ गए होंगे, और तेरे को बगल में दिख गई तेरी वाली से सुंदर, और भाई आज तो हो गया, तो तेरा मन भटक रहा है, थोड़ा उधर भी देख रहा है तू, थोड़ा उधर भी देख रहा है तू, और तू चल भी नहीं रहा है ढंग से, और तेरी वाली को पता चल जाए तो चपेड़ ही चपेड़ लगने वाला है, तो ये काम मत करना। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब दो डिफरेंट फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट करने लगा तो बॉडी ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वो एक तीसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। वो तीसरा डायरेक्शन कौन बताता है, वो किसने डिसाइड किया तीसरा डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फोर्स से तुरंत थोड़ा फील आ जाता है इसलिए एग्जांपल लिया, लेकिन रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर का होता है। तो जब भी मैं बोलूं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सिंपल सा मतलब है। अगर मैं बोलता हूं सिर्फ रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स जो भी इसके ऊपर एक्ट कर, सम ऑफ ऑल द वेक्टर। तो कभी भी मैं पूछूं रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज करो दो दो वेक्टर्स है ए और बी, सपोज करो दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर इधर लग रहा है और बी वेक्टर इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है सपोज करो, मैं बोलूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ, सिंपल सा मतलब है रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर टर्म में ए प्लस बी, बस इतना ही। हाँ इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। हाँ यानी कि ये दोनों वेक्टर मिलके कैसा बिहेव किया, इसको बोलते हैं वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी।
यानी कि ए और बी इन दोनों का ये वेक्टर सम है। क्लियर हो रहा है बेटा? ये ए है और ये बी है, इन दोनों का क्या है? ये वेक्टर सम है। अब ये वेक्टर सम क्या है? ये कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा जो अभी हम समझने वाले हैं। तो ये वेक्टर सम निकालने का बहुत सारा रूल है, जैसे ये रिजल्टेंट निकालने का बहुत सारा रूल है। कौन कौन सा रूल है सर? तो पहला रूल है जो ऊपर लिखा था मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा रूल है वो जो कंपोनेंट मेथड सिखाया तुम्हें, उससे भी निकालेंगे। चौथा एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इतने सारे, हाँ, लेकिन अपन अभी फोकस है ट्रायंगल लॉ एंड वेक्टर, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। यानी कि कभी मैं बोलता हूं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल कोट करते हैं अभी। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो मैंने बोला कि वेक्टर ए जो है वह आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी जो है वो है मान लो माइनस आई कैप, या माइनस जे लिख दिया तो जे ही लिखो, प्लस के कैप, और वेक्टर सी जो है यह है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। जान कैसा लिख रहा हूं? अगर मैंने बोला मुझे बताओ ए प्लस टू बी माइनस टू सी, मैंने बोला ये बताओ इसका क्या मतलब है? या सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन को कॉपी करो नीचे, हाँ कॉपी करो नीचे। मैंने पहले पूछा तुम्हें, बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एबीसी, रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। मैं इसे तुमसे पूछती, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एबीसी, तो क्या करोगे बताओ? तो रिजल्टेंट का मतलब होता है इन तीनों का सम, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों का सम। तो वेक्टर ए में क्या है? आई प्लस जे। अब जब तीनों को सम करते हो तो तुम्हें आई आई के साथ ही जुड़ेगा, जे जे के साथ ही जुड़ेगा, के साथ ही जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो आई है ना, इसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? आई प्लस जे, फिर क्या है प्लस यहाँ पे लिख के लिखेंगे माइनस जे प्लस के, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख के लिखेंगे टू आई, है ना, प्लस थ्री जे, है ना, प्लस फोर के। एक डीपीपी में भी ऐसा क्वेश्चन था, बहुत लोग बोले थे सर ये बता दीजिएगा, इसलिए बता रहा हूं। वो जितने डीपीपी के डाउट थे सब क्लियर हो जाएगा आज। इधर देखो, अब देखो ये आई कैप आई के साथ ही जुड़ेगा, क्या इसमें है? नहीं, इसमें है, हाँ, तो टू आई प्लस आई, ये हो गया थ्री आई। ये जे के साथ ही जुड़ेगा, ये प्लस जे माइनस जे निपट गया, बचा क्या? प्लस थ्री जे। अरे वाह सर क्या बात है। अब बचा इसमें है के, यहाँ है के, इसमें है के, यहाँ है, प्लस फोर और प्लस वन कितना हो गया? प्लस फाइव के। ये क्या होगा? ये है रिजल्टेंट ऑफ दी वेक्टर्स। आई आई के साथ जुड़ेगा, जे के साथ और के साथ। यह है रिजल्टेंट निकालने का तरीका। अब हमें क्या निकालना है? अब हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही एक क्वेश्चन में मान लो मैंने बोला फाइंड ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी, माइनस टू से ऐसा बोला। ए तो ये रहा, प्लस टू बी में टू से मल्टीप्लाई से किया, माइनस टू सी, तो टू से इसे मल्टीप्लाई करके तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से करते हैं। तो ए हो गया आई कैप प्लस जे कैप, प्लस टू बी का मतलब होगा इसको टू से मल्टीप्लाई, तो टू से करेंगे तो माइनस टू जे, और ये हो जाएगा प्लस टू के। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सर पिछले वाले में तो आपने यहाँ प्लस लिखा था, फिर इसे ऐसे लिखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और प्लस 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 ही हो जाएगा। तो एज इट इज इसको लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला रिजल्टेंट का मतलब सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, तो आपको फील भी आना चाहिए कि सर सम ही कर रहे हैं सबका। ओके दोस्त, अब यहाँ पे आ जाओ। तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप। बी क्या हो गया? बी को टू से मल्टीप्लाई, माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, है ना, माइनस टू सी। अब ये इन सबको माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस टू टू जा फोर आई कैप, माइनस टू से ये हो गया माइनस थ्री टू जा सिक्स जे कैप, माइनस से ये हो गया फोर टू जा एट के कैप। अब देखो ध्यान से, ये सारा चीज तुम्हारा निकल गया ए प्लस टू बी माइनस टू। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। ये हो गया आई कैप, और इधर क्या हो गया? माइनस फोर आई कैप, माइनस फोर आई और आई कितना हो गया? माइनस थ्री आई। देखो मजा आया। और कुछ है बचा हुआ? नहीं है। फिर जे क्या है? जे यहाँ पे है, ये जे और माइनस टू जे, तो प्लस का एक और माइनस का दो हो गया माइनस जे। यहां से माइनस जे निकला, और कहाँ है? यहाँ पे माइनस, तो माइनस सिक्स और माइनस जे माइनस सेवन जे। देखो मजा आ रहा है तुम लोगों को। अब आई हो गया, जे का काम हो गया, बचा के का प्लस टू के और माइनस एट के, कितना हो गया? माइनस सिक्स के।
तो ये वैल्यू मैंने एक टीपीपी में क्वेश्चन भी किया था, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ भी निकालने को बोलता है कि वेक्टर ए निकालो, है ना, इस तरीके से प्लस वेक्टर 2b निकालो, प्लस वेक्टर 2c निकालो, तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से सम करेंगे। अगर b बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करके -2j+2k लिखना पड़ेगा। अगर 2c लिखा तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -2 है। -2 2 या 4, ये -2 या 6, ये प्लस माइनस -8k कैप। अब यहाँ पे देखो, ये आई कैप है, इधर कहीं भी आई है, यहाँ पे है, तो 4i में से आई गया, कितना हुआ, -3i। ये j है और ये, तो ये हो गया -j। आगे देखो, यहाँ पे -6j, तो ये क्या हो गया, -7j। आगे देखो, ये है 2k, फिर यहाँ पे क्या है, -8k। 8k में से 2k गया, कितना बचा, 6k। देखा, तो इस तरीके से हमें एक सिंपल ओवरव्यू समझ में आया कि वेक्टर का सम होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो ये इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने यहाँ पे a + 2b - 3c का रिजल्टेंट निकाला, वो ये निकला। ये एक तरीका है रिजल्टेंट समझने का। दूसरा तरीका को समझते हैं। दूसरा तरीका को समझने से पहले ये एक क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड बी। तो जब भी कभी बोला रिजल्टेंट वेक्टर तो पहले बताओ a + b। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो रिजल्टेंट का मतलब आपने बोला a + b, तो पहले इसको सम करो। तो -2i में से i गया, कितना बचा बताओ, -i। 3j में से 2j, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5j। ये प्लस के और ये -4k, ये कितना हो गया, -3। बोलो बेटा, क्या मस्त समझ में आया। रिजल्टेंट क्या हो गया, a + b। ये जब आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये जब आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, अब क्या है क्वेश्चन में, जरा वो समझो। अब बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर बताओ, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ a + b। अब एक यूनिट वेक्टर बताओ जो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसी का यूनिट वेक्टर बताओ, आर कैप। तो ये क्या होगा, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हुआ इसका मतलब। तो वेक्टर आर तो यही है, -i कैप + 5j कैप -3k कैप, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ओके, प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ओके, प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ओके। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या निकल के आया वो देखिए जल्दी से। तो जगह -i कैप + 5j कैप -3k कैप, और यहां से क्या होगा वो देखो, 1 + 25, 25 और 1 कितना हुआ, 26, और 26 और 9 कितना हुआ, कितना हुआ 9 और 6 कितना होता है, 35, √35। ये क्या हुआ, √35। तो इसको कुछ लोग अलग भी कर देते हैं सबके नीचे, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, -1/√35 i कैप + 5/√35 j कैप -3/√35 k कैप। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, देखो किधर है, -i कैप, इसमें है नहीं, खत्म करो, इसमें है नहीं, इसमें है बस। तो -i कैप + 5j कैप -3k कैप √35। तो ये मैं तुम्हें यूनिट वेक्टर का एक एप्लीकेशन भी बताया। कभी ऐसा आ सकता है कि ABC लिख दे, बोले कि B के डायरेक्शन में हो, A का मैग्नीट्यूड हो, तो B का कैप लेना, पूरा निकाल लेना, और A के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो A के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे भी क्वेश्चंस टीपीपी में हैं जो कुछ लोगों से नहीं हुए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन है। अब जाके ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो यहीं पे अगर मैं बोल सकता था, बताओ एक ऐसा वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड A का हो और डायरेक्शन B का हो, है ना, ऐसा बोल सकता हूं ना। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A लिख लो, एंड डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ B, तो B कैप लिखना पड़ेगा। ये पूछते हैं कभी कभी, ये बड़ा अच्छा चीज बता रहा हूं जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालना बताया और B कैप निकालना सिखाया, तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, और यही डीपीपी में क्वेश्चन जो दिया था वही था। तो B का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो और B कैप निकालना मतलब वेक्टर B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B कर। अब आया, अब अपन पढ़ेंगे रिजल्टेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर हमें समझ में आ गया। अब हम रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। किसमें इंटरेस्टेड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो
अभी जनरली हम दो वेक्टर के लिए खेल खेल रहे हैं। ये दो लॉ है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ये दो वेक्टर जब हो तब उसका रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। जब मल्टीपल वेक्टर्स आ जाता है तब वो जो कंपोनेंट मेथड सिखाया था उसका यूज करेंगे आज, ठीक है ना। बिल्कुल, तो उससे कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा, पहले ये समझो। तो ये जो हमारे पास दो लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ। और कौन सा लॉ है? एंड ट्रायंगल लॉ। ये दोनों लॉ जो है ये हमेशा सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ही है, ओनली टू वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर जब किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो तब हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब मैंने बार बार सिखाया व्हाट डू मीन बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि सपोज करो मैंने अभी तुम्हें समझाया है बेटा कि मेरे को कोई इधर खींच रहा है, हाँ सर। मेरे को कोई इधर खींच रहा है, हाँ सर। अब इन दोनों के लगने के बाद मैं किधर जा रहा हूं? तो मैं किधर जा रहा हूं जल्दी बताओ। मैं ना इधर जा रहा हूं ना इधर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज करो अगर ये 10 न्यूटन से खींच रहा है मेरे को, सपोज करो ये 20 न्यूटन से खींच रहा है मेरे को, तो मैं कितने से जाऊंगा? वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कौन बताएगा? तो उसको हम समझेंगे मैग्नीट्यूड से। हम किससे समझेंगे दोस्त? मैग्नीट्यूड से। तो वही हम निकालना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा अगर दो वेक्टर है और वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या लिखा है इसको छोड़ दो, इधर समझो पहले। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है अगर दो वेक्टर को दो साइड में हमने ले लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम ऑर्डर में लिया। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब होता है सेम ऑर्डर। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में लिया, सेम ऑर्डर में लिया। तो ऑर्डर मतलब बोलते हैं सेम डायरेक्शन। ऐसे इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन द थर्ड साइड्स टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अभी ऑर्डर कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब मैंने क्या बोला? देन द थर्ड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये देखो अपोजिट ऑर्डर, ये ऐसा ऑर्डर था, इसका ऑर्डर ऐसा है, इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। यही बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड एज अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, देन अदर साइड आर इन अपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। आया बात समझ में? ये ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट। मैं अभी फिलहाल ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट के बाद काम करना चाहता हूं। मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर ये ए और बी किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका क्या मतलब समझ। अगर मैं लिख दूं ऐसा फोटो, कोई ए वेक्टर है, ये रहा ए और ये रहा बी, ओके सर, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसी को मैंने बोला था वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। तो जब मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, देखो ध्यान से, इसको शिफ्ट करते करते यहां लाया, तो ये फोटो तो ऐसा ही है ना दोस्त। ये देखो ए है और ये बी है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे होगा? जितना इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यहां पे भी एंगल कितना होगा? थीटा। लेकिन वो कैसे निकालते हैं? वेक्टर को पैरेलली आगे बढ़ा के। तो वेक्टर को पैरेलली आगे बढ़ा दिया, देखो वेक्टर को पैरेलली आगे बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे वेक्टर को पैरेलली आगे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देख रहे हो। तो वेक्टर को जब पैरेलली आगे बढ़ाया तो अब ये वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा ए, बोलो हाँ है ना, और ये हो जाएगा बी, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? वही एंगल जो पहले था। कितना था एंगल जल्दी बताओ? थीटा। क्या ये डायग्राम तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ गया? यानी कि इन ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसको अगर मैंने पैरेलल शिफ्ट किया है तो अब भी ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही होगा। इसका तरीका क्या है? अपने मन से इसे आगे बढ़ा देते हैं ताकि टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी एंगल की बात करेंगे या तो टेल टू टेल होगा या तो वो हेड टू हेड होगा, या तो वो टेल टू टेल होगा या तो वो हेड टू हेड होगा। क्या बात समझ में आया? तो इसको टेल टू टेल किया तब जो एंगल मिला तो ये एंगल है इसका। तो अब हमें ये निकालना है कि ये रिजल्टेंट कितना होगा। सिंपल सा एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे पास। मुझे सिंपल सा एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये इस ट्रायंगल को यहां पे साइड करके ले आया,
देखते चलो कितना बढ़िया बात कर रहा हूं मैं। ये ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल को यहां से लेके आया गया, देख रहे हो। चलिए सर कोई दिक्कत बात नहीं है। अब ध्यान दो, अब यहां से क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस ट्रायंगल में, और ये एंगल थीटा है और ये बी है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया हुआ है, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन। अगर ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है मान लो, मतलब इसका लेंथ मान लो बी है, इसका लेंथ मान लो ए है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही है मान लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है मान लो, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है मान लो, तो हमें क्या निकालना है, ये आर ही तो निकालना है मुझे। हाँ सर बहुत बढ़िया, तो अब क्या करेंगे अपन, जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये बी का ये वाला कंपोनेंट, मतलब इतना साइड कितना होगा, बी कॉस थीटा। किसने बताया मुझे, ये कंपोनेंट ने। और अगर तुम्हें नहीं आता तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा लगाओ। cos थीटा क्या होगा, b बाय h। ये b जो होगा इतना सा दूरी, उसको x ही मान लो, तो x कैसे होगा, b cos थीटा। बात आया समझ में, किसी को दिक्कत हुआ, दोबारा से देखो। यहां पे मैं क्या करूंगा, cos थीटा लगाऊंगा। cos थीटा क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा b को मान लेते हैं x, इतने को x, और इसको मान लेते हैं h, तो ये x कैसे निकलेगा बताओ मुझे, h cos थीटा, h के बदले क्या है, b cos थीटा। तो तुम इस ट्रायंगल में sin थीटा और cos थीटा लगा के ये काम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है अभी कि किस तरीके से एक वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, अगर कोई वेक्टर a है तो जिधर थीटा होगा उधर cos थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर में sin थीटा आएगा। अगर ये b है तो b का इधर क्या होगा, b cos थीटा, और इधर क्या होगा, b sin थीटा। बोलो, अब तुम ट्रायंगल में sin थीटा लगा के ये काम कर भी सकते हो। और ये कितना था, पहले से a था। अगर ये ट्रायंगल का मैं नामकरण कर दूं, मान लो इसको लिख दिया मैंने o, इसको लिख दिया मैंने a, इसको लिख दिया मैंने b, इसको लिख दिया मैंने c। तो अगर मैं बोलूं तुम्हें कि भैया ये जो चीज पूरा बना हुआ था, इसी को तो ऐसे बनाया है मैंने। अब क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे लेंथ से मतलब है। अब मुझे ये OB लेंथ है, यही OB लेंथ रिजल्टेंट के बराबर है, मुझे ये OB निकालना है। तो ये OB कैसे होगा, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा। तो OB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जल्दी से करते हैं चलो। OB जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर। बेस क्या है बताओ, बेस है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लिखो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ये जो OB है वो क्या है, R का स्क्वायर। ये जो OA है वो क्या है, वो देखो ध्यान से, OA यह है OC प्लस AC, OC प्लस AC। OC क्या है, A, और AC क्या है, B cos थीटा। इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं, OA को क्या लिख सकता हूं, OC प्लस AC, इसका होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब OC किसके बराबर है, जरा सा देखो, OC जो है वो A के बराबर है, और ये AC किसके बराबर है, B cos थीटा के। ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। बोलो आ रहा है समझ में सबको, जल्दी से, इसका होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, B sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब जरा सा रुको, यहां तक सबको समझ में आ गया तो अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है इसको ब्रेक करने में, क्योंकि ये हो जाएगा कितना, ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जल्दी देखना, प्लस 2AB cos थीटा प्लस B sin स्क्वायर। अब देखो, ये यहां पे इसका स्क्वायर किया ना, ओवरऑल का स्क्वायर है, तो B sin थीटा का स्क्वायर में B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए प्लीज इधर ध्यान पूर्वक, ये B स्क्वायर कॉमन ले लो दोस्त, तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब एक इधर ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसका वैल्यू 1 होता है, कहां पे पता सर, बेसिक मैथ्स में भी चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री वहां पे भी सीख रहे हैं, और पहले से भी पता है। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 1 होता है। तो लिखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बोलो हाँ है ना। तो अब क्या होगा बताओ, ये जब 1 हो गया तो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, स्क्वायर रूट क्या, तो यहाँ पे रूट, ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला तैयार कर दिया मैंने क्या कर दिया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तैयार कर दिया। क्या निकाल दिया मैंने, ट्रायंगल बना दिया भैया मैं।
ओके, तो यहां पे क्या हो गया जल्दी बताओ। ये मैंने क्या किया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तैयार कर दिया। यानी कि अगर दो वेक्टर हमारे पास है, ध्यान देना, ए और बी, और उनके बीच का एंगल थीटा है, उसका रिजल्टेंट ये थीटा भी डिसाइड करेगा। यानी कि इसको जनरल भाषा में बताता हूं मैं। हमारे पास दो वेक्टर है, कौन कौन सा है, ए और बी, और इनके बीच का एंगल कितना है, जल्दी बताओ, थीटा। अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो क्या होगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, यदि ये मैग्नीट्यूड वाइज है तो। अब क्वेश्चन है कि ये किधर लगेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा था तुम लोगों को, तुम्हारा दोस्त इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। तो एक्चुअल पॉइंट है कि आखिर मैं किधर जाऊंगा, तो उसका डायरेक्शन भी बताएगा क्या ये सर, यस, उसका डायरेक्शन भी बताएगा। तो डायरेक्शन भी निकालेंगे अभी तुरंत, सब करेंगे। लेकिन 1 मिनट तुम्हारा मैं पॉज कर रहा हूं अभी। क्या तुम्हें यह समझ में आ गया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट था, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्या ये तुम्हारे जहन में बैठ चुका है? अगर ये तुम्हारे जहन में बैठ चुका है तो ये भी तुम्हारे जहन में बैठ जाना चाहिए कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना दायां हाथ का खेल है। एक क्वेश्चन पहले इस फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं कुछ आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें यह बात समझ में आने लगे, ताकि तुम्हें यह बात समझ में आने लगे कि यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और बड़ा ही मजेदार है। ठीक है दोस्त, तो चलो जल्दी से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे। पहले आ जाओ, पहले ये देखो, तो बोला रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले ए और बी ऐसे हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या बताता हूं कि ए और बी का एंगल बताओ। क्या ये एंगल 120 है, एंगल बिटवीन ए एंड बी? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल। जब इसको टेल टू टेल करोगे तो इसको क्या करोगे, पैरेलल शिफ्ट करोगे। ये वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट करो, टक 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 टक। देखो इधर ध्यान से, टक 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 टक। ये हो गया है अब ये 5 वाला, देखो ध्यान से, और ये भी है 5 वाला, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये हो गया क्वेश्चन अब कि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ कि ए और बी दोनों बराबर बराबर है, ये भी है 5 का और ये भी है 5 का, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं सेकंड में सॉल्व करूंगा अभी, लेकिन अभी मैं तुम्हें क्योंकि जनरल चीज बता रहा हूं तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला सीखने के लिए है। रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए। ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, इसमें ये थीटा है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पे क्या है, ए का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कॉस 60, कॉस 60, और इसका क्या हो जाएगा रूट। अब तुम्हें समझ में आएगा यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या हो गया 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अरे बोलो क्या बात समझ में आ रही है। और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 25। तो 3 बार 25 हुआ, तो ये क्या हो गया 25 इंटू 3 का रूट, तो 25 का हो गया 5 और √3। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इसके पीछे, कोई भी दो वेक्टर अगर बराबर बराबर का है और 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट हमेशा a√3 होता है। तो इसका आंसर तुरंत हम कर सकते थे 5 ये सब बताऊंगा। लेकिन क्योंकि तुम्हें अभी फॉर्मूला जानना भी बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए बेसिक से शुरू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। मजा आया तुम्हें, फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अब इसमें ये जो रिजल्टेंट है, हमारा क्वेश्चन है ये रिजल्टेंट जो है कितने एंगल बना के बैठा हुआ है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। मतलब जो मैं बोला कि 5 से तुम इधर खींच रहे हो, 20 से इधर खींच रहे हो, मैं इधर जा रहा हूं, इस बार पता चल गया कि अगर तुम 5 से खींचोगे और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो मैं जाऊंगा 5 √3 से। एक तो ये पता चला, लेकिन अब मैं किधर जाऊंगा,
पहले वेक्टर से कितना एंगल बना के जाऊंगा, दूसरे वेक्टर से कितना एंगल बना के जाऊंगा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो पता चल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, कितना एंगल के बना के है, इस ए से बी से कितना एंगल बना के जा रहा है, तो क्या वो भी निकालना पड़ेगा सर? यस, वो भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें, एकदम आ जाइए जल्दी से फटाफट से बच्चा लोग। तो अब क्या करना शुरू कर रहे हैं अपन कि ये जो चीज मैंने यहां पे बताया है तुम्हें, इसका डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं मैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे फिर से वो ट्रायंगल निकाल के लिखा डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। क्या लिखा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। ओके, तो अब क्या है कहानी सर? ये रहा हमारे पास पहला वेक्टर है, ये रहा हमारे पास दूसरा वेक्टर बी। अब इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, यह है ए, यह है बी, इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी मैंने क्या बताया, इसको ऐसे बढ़ा लिया था मैंने, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मैंने, फिर ऐसे बढ़ाया था। अब ये है रिजल्टेंट एक्चुअल में। तो मैंने मान लिया कि ये रिजल्टेंट यहां से अल्फा एंगल बना दिया, तो ये मुझे निकालना है अब tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना होगा बताओ मुझे? tan थीटा इस ट्रायंगल में लगाया मैंने, तो ये कितना था भैया? ये b का कंपोनेंट था b cos थीटा, अरे बोलो, और ये था b sin थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है, अभी जो पीछे वाला ट्रायंगल था वही ट्रायंगल है बेटा, ये एंगल थीटा और ये b, इस ट्रायंगल में मुझे निकालना है ये अल्फा। ये अल्फा कितना होगा? tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा, बेस कितना है? a प्लस बी कॉस थीटा। ये निकल गया कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ, ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल जो कि tan अल्फा से बनाएंगे उससे हम निकाल पाएंगे, और वो tan अल्फा हो गया b sin थीटा बाई a प्लस। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये अल्फा एंगल किसके साथ बनाया है? ए के साथ बनाया है। तो एंगल अल्फा विद ए, तो रिजल्टेंट जो एंगल अल्फा बनाया है विद ए के साथ बनाया है। तो लिखो यहां पे रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, देखो यहां पे रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, जल्दी से बताओ क्या? अल्फा विद वेक्टर, जल्दी से बताओ, विद वेक्टर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या क्वेश्चन वाला हमेशा यही पूछेगा तुमसे, सिर्फ अल्फा बताओ? नहीं सर, और भी कुछ पूछ सकता है क्या? ये बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये भी तो पूछ सकता है। ये भी निकालेंगे सर? हाँ निकालेंगे, अभी तुरंत निकालेंगे। जरा देखो, मजा दे रहा हूं मैं। अब यहां पे देखो ध्यान से, इसको करने का एक और तरीका है, इसको लिखने का तरीका है ऐसे, अल्फा, अल्फा निकालना है तो ये tan इनवर्स यहां पे चला जाता है। इसको लिखने का तरीका है tan इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। देखो ध्यान से, यहां पे अल्फा का वैल्यू कैसे निकल रहा है, जल्दी देखो, tan अल्फा का वैल्यू इस तरीके से निकल रहा है दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। तो आज के बाद हमेशा निकालेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अल्फा जो रिजल्टेंट बना रहा है वेक्टर ए के साथ जो नीचे हॉरिजॉन्टल में है वो tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, या फिर b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। मजा आया तुम लोगों को? अब यहां से देखो, अब जो मैं तुम्हें बताया था, अब जो मैं तुम्हें बताया था कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर है और रिजल्टेंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये कब संभव है? अब एक बढ़िया चीज बताऊं, थोड़ा सा देखो कंडीशन, नया नया चीज सब बता रहा हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, रिजल्टेंट इज, ये क्वेश्चन डीपीपी में था, इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर कोई बोले, ध्यान देखो इधर, परपेंडिकुलर बोले या फिर कोई बोले ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, या फिर कोई बोले, जल्दी से बताओ क्या सर, जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर बोले, ऑर्थोगोनल बोले या फिर नॉर्मल बोले, इन सब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल है। इन सब का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं बोला रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए या वन ऑफ द वेक्टर,
परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, या फिर ये भी बोल सकता है वन ऑफ द वेक्टर, वन ऑफ द वेक्टर, किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जरा सोचो कब संभव है ऐसा? ऐसा क्या ऐसे संभव है कि मान लो एक इधर लगा रहे, एक इधर लगा रहे 60 डिग्री पे, तो हमेशा रिजल्टेंट इनके बीच में ही होगा दोस्त। तो मैं हमेशा इनके बीच में जाऊंगा। अगर ये ऐसे लगा रहा है और दूसरा ऐसे लगाए, तब संभव है कि मैं इधर की तरफ जाने लगूं। यानी कि जब भी कभी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो, तो इस बात की गारंटी है कि पक्का ए और बी के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, ऐसे मान लो 90 के, तो मेरा रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाहर रिजल्टेंट, मैं इसे जाने लगूंगा। कोई मेरे को ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो मैं इधर नहीं जा सकता इस दुनिया में। कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो मैं पता चला इधर इधर तेरे कोने घर की तरफ जाए जा रहा हूं। ये नहीं हो सकता भैया। अगर कोई मुझे ऐसे और से खींच रहा है, तो ये गारंटी है क्या कि मैं इन्हीं दोनों के बीच में, हो सकता है थोड़ा इसकी तरफ चिपक के चलूं, ये ताकतवर है, हो सकता है ये ताकतवर, तो इसकी तरफ चिपक के चलूं, एग्जैक्ट भी नहीं जा सकता मैं, ये थोड़ा सा एंगल बना ही देगा। और अगर दोनों बराबर, तो हो सकता है मैं इधर की तरफ चलना शुरू कर दूं। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इसका मतलब इस बात की गारंटी दे रहा है ये, क्या सर, किसकी गारंटी दे रहा है? कि वेक्टर ए किधर है, दूसरा वेक्टर पक्का इधर होगा। बोलो हाँ है ना? इसी केस में ये संभावनाएं जागृत हो रही है कि ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाए। बोलो, इसी केस में ये हो सकता है कि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाए। बोलो मजा आया ये चीज को समझ के तुम्हें? अगर ये वेक्टर ए है, सपोज करो, ये वेक्टर बी है, सपोज करो, जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यही लिखा मैंने, है कि नहीं? ये तब संभव है, इसको फील करो, जब ए और बीच का एंगल 90 से बड़ा हो। तब क्या होगा जरा समझना। अब मेरे को कोई बंदा इधर खींच रहा है और कोई बंदा इधर खींच रहा है। अभी मैंने तुम्हें बताया है, क्या बताया है सर, जल्दी से बताओ। अभी मैंने बताया कि मान लो ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, यहां से एक कंपोनेंट आ जाता है, जल्दी देखो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना? तो बी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। बी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बी कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बताओ। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बताओ। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार दोस्त। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जाएगा, 180 में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होगा, इसको क्या लिखोगे तुम? माइनस बी कॉस थीटा। इसमें अगर किसी को इतना सा भी टाइम लगा था, आप जाके बेसिक मैथ्स का आज सुबह का लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 4, उसमें यही सब चीज सिखाया मैंने आज। समझ आ रहा है? तो ये cos 180 माइनस थीटा में अगर सेकंड भी लगा, तो तुरंत जाके देखो लेक्चर, अभी पूरा ऑपरेशन कर दिया हूं मैं इसका। 180 में कोई चेंज नहीं करेगा, cos का cos ही लिखाएगा, लेकिन 180 में कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। अब ये भी बात अगर नहीं समझ गया, तब तो पॉज करो और सीधा अभी लेक्चर देख के आओ पहले, बहुत ही मजेदार। ठीक है दोस्त, ओके। तो अब सोचो कि कोई भी दो आदमी है भैया, एक आदमी मेरे को इधर खींच रहा है और दूसरा आदमी इधर खींच रहा है, मैं जाऊं इधर। ऐसा कब संभव है? जब ये खींचने वाला और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, दोनों निपट जाए, ये और ये दोनों निपट जाए। ये इसको ओवरकम कर रहा है, इसको ओवरकम कर रहा है, तब तक मुझे क्या मिला मौका? इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये बोला चल इधर भैया, ये दोनों को खेलने दे। ये दोनों खेल रहा होगा और हम निकल देंगे। बोले मजा आ रहा है? थिंक अबाउट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में जो रेनमैन प्रॉब्लम होता है, रिवर प्रॉब्लम होता है, इन सब में इसका बहुत तगड़ा यूज करूंगा मैं। समझ लो, रिवर प्रॉब्लम सिखाए जा रहा हूं मैं तुम्हें कि अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और तू इधर जा रहा है बेटा, इसका मतलब क्या? इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो पक्का इसे ओवरकम किया होगा, कैंसिल आउट किया होगा, तभी ये दोनों कैंसिल आउट हुआ और तू किधर निकल गया? इसके इस वाले से इधर। तो ऐसे केस में ये जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, ये भी बोल सकते। जब ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे कि मान लो मैंने बोला ये और ये बराबर हो जाए, यानी कि अगर मैं बोलूं कि दिस माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मान लो ए के बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड मान लो बी के बराबर है, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? यही तुम्हें मैंने ऑप्शंस में दिया था। कॉस थीटा क्या होगा? ये इधर गया तो हो गया क्या? कॉस थीटा क्या हुआ? ये इधर गया, माइनस ए बाई बी।
देखो मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया -a/। देखो जबरदस्त मजा आया। अगर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तब ऐसा होगा, अगर बी इधर रहता, बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता तब क्या होता, बी यहां होता तो बी बाय ए होता। ये ध्यान रखना कि ए बाय बी होगा या बी बाय ए होगा। अगर ये चीज समझ में आया तो 2-3 बार सुनो बैक करके। तो सर यहां पे एक बढ़िया चीज हमारी समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो उसका मतलब होता है cos थीटा का वैल्यू -a। देख रहे हो, एकदम सेट होता जा रहा है दिमाग में। अब इसको करने का दूसरा मेथड भी है। अभी मैंने क्या बताया, चलो अभी इसका मेथड 2 सीखो। मेथड 2 अभी मैंने क्या सिखाया कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और इसका जो रिजल्टेंट है मान लो ये रिजल्टेंट मान लो अल्फा एंगल बनाया है, यह है ए ये है बी। तो ये रिजल्टेंट जो अल्फा एंगल बनाया उसका tan अल्फा का वैल्यू क्या बताया था, जल्दी से बताओ। tan अल्फा का क्या वैल्यू बताया था, p sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा। बोलो ये सिखाया है मैंने पक्का। अब सुनना, अगर मैं बोलूं कि ये जो अल्फा है वो 90 डिग्री हो जाए तो tan अल्फा का वैल्यू कितना होता है। tan 90 का वैल्यू बताया है मैंने टेबल बना के, तुम्हें जल्दी से बताओ। ये होता है इन्फिनिटिव मतलब नॉट डिफाइंड, ये होता है नॉट डिफाइंड। और इन्फिनिटिव को मैं हमेशा बोलता हूं लिखने के लिए क्या, लिखो 1/0। यानी कि tan 90 जब भी होगा तब ये 1/0 होगा। यानी कि मतलब b sin थीटा यहां पे लिखो और नीचे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, a प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इधर आ जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा 0 के बराबर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी क्या हो गया, a प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया बताओ, ये प्लस ए उधर गया -a और ये b नीचे। अब ये करने का दोनों तरीका तुम्हें आज के बाद से याद होना चाहिए। ये जो मैंने अभी सॉल्व किया कि जब भी रिजल्टेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए होगा, वही ये भी बताया मैंने। यहां पे भी क्या है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तब भी यही होगा। बोलो मजा आ रहा है तुम्हें। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये एंगल थी अल्फा जो है वो ऐसे रिजल्टेंट घूम गया होगा, तभी तो बोल रहा हूं मैं 90 होगा। हिला रहा है तो ये कंडीशन है कि क्या कंडीशन है, अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या, इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वैसे केस में ये जो एंगल है ये इन दोनों के बीच का एंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -a/b। क्या ये बात यहां तक समझ आया तुम लोगों को पूरा अच्छे से, कोई भी टेंशन कोई भी दिक्कत। सुनो मेरा बात, अगर तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लिया तो पैरेललोग्राम यूं खत्म कर देंगे अपन। ये पैरेललोग्राम ट्रायंगल पे ही बेस होता है ऐसा। हाँ, ट्रायंगल का अगर सब कुछ समझ गए तो पैरेललोग्राम खत्म। सही बोल रहे हो क्या सर, कैसी बातें कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं क्या, कैसी बातें कर रहा हूं। अभी देखो ना मजा दिलाता हूं, चलो। तो अभी इसका और भी चीज बताओगे क्या, बहुत चीज बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट तुम लोगों के लिए थोड़ा सा गेम ऑन कर दिया हूं मैं, तो गेम ऑन रहने दो। चलो जल्दी से थोड़ा सा पैरेललोग्राम सीख लो आप। अरे वाह सर, जरा देखना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, जरा सा इसको समझाता हूं। देखो अब ट्रायंगल लॉ सारा खत्म हो गया क्या, हाँ उसमें डायरेक्शन खत्म हो गया, एक कंडीशन बताया। अब पैरेललोग्राम लॉ बताता हूं जो ट्रायंगल के ऊपर ही सब कुछ हो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन इसका स्टेटमेंट अलग है। ये बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये पैरेललोग्राम का दो साइड मैंने ले लिया। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन, तो देन क्या, इससे पैरेललोग्राम बनाओ, ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाओ, ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, बोलो हाँ है ना, मजा आया। देन द मेन डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। यानी कि ये क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो इससे क्या किया मैंने, कन्फर्म है पैरेललोग्राम। इसको पैरेलल शिफ्ट किया, इसको पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये ए है तो ये भी हो जाएगा ए, ये बी है तो ये भी हो जाएगा बी। बोलो मजा आया तुम लोग। तो अब क्या बोल रहा है ये लो कि देन द मेन डायगोनल, ये है मेन डायगोनल,
ये जो मेन डायगोनल है वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए और बी के। ये जो रिजल्टेंट है आर, ये क्या होगा, रिजल्टेंट आर जो होगा वो क्या होगा, वो जाएगा वेक्टर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी के। लेकिन मेरा मकसद फिर से क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्ट। मेरा मकसद क्या है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना। मेरा मकसद क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना। तो देखो इधर क्या लिखा मैंने, बोला पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स हैविंग द कॉमन ऑरिजिन, देखो ये कॉमन ऑरिजिन, टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कॉमन ऑरिजिन represents both magnitude and direction as the two adjacent sides। साइड से ज्यादा बढ़िया इंग्लिश है एडजेसेंट। जब भी कभी एडजेसेंट साइड्स का मतलब बोलूंगा तो वो कॉमन ऑरिजिन को इंडिकेट कर देगा दोस्त। तो जब ये कॉमन ऑरिजिन पे है तभी एडजेसेंट साइड्स होगा ऑफ अ पैरेललोग्राम। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन the diagonal which originate from the common origin, वो डायगोनल जो यहां से शुरू हो रहा है, एक और डायगोनल है यहां पे, ये भी है डायगोनल, लेकिन जो कॉमन ऑरिजिन से शुरू हो रहा है डायगोनल, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गया? ट्रायंगल लॉ में क्या था, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन द थर्ड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ द दीज टू वेक्टर। यहां पे क्या है, if two vectors are taken as the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal which originates from the common origin is the resultant of these two vector। क्या एकदम मजे में तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया? तो अब देखो बेटा, जल्दी से पॉज करके तगड़ा आग और दिल बरसा दो। सर पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट और ट्रायंगल का स्टेटमेंट पूरा समझ में गया। अब 2 मिनट में कैलकुलेशन के बाद न्यूमेरिकल करेंगे भैया 5 7 10, तभी समझ में आएगा। न्यूमेरिकल करेंगे बेटा 5 7 10, तभी समझ में आएगा। अब देखो यहां पे बेटा, और कल कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन रहेगा सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक पे। पूरा न्यूमेरिकल ही करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल ही करेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक पे, ठीक है? कल का कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन होगा। चलिए जल्दी आइए इधर। अब क्या है कि सर, अब जब तुम देख रहे हो कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहां पे इसको बढ़ा के ये भी थीटा हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ये वैसा ही नहीं बन गया यार? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक यहां से एक, ये बी, ये थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए। अरे बाप रे बाप, यही तो अभी तुरंत समझाया था यहाँ पे। हाँ सर, आपने यही तो बताया यहाँ पे पूरा का पूरा कहानी। ओ ए बी सी, ट्रायंगल लॉ से जो प्रूफ हुआ वही पैरेललोग्राम लॉ से भी प्रूफ हो रहा है। यस, तो वही प्रूफ है, तो ये इसको बार बार थोड़ी लिखूंगा। अरे सर मजा दिला दिया, और सही में अगर तुम्हें मजा आ गया तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो बेटा, जल्दी से। तो यहां पे भी सर लिख लो ना, क्या लिखोगे? ओ हाँ, ये वाला जल्दी बताओ, ए, और ये वाला बी, ये वाला सी। अरे रे रे रे, मजा दिला दिया सर, है ना? तो मजा दिला दिया सर, तो मजा ले लो जीवन का, किसने रोका है? तो इसको ए और इसको बी एक्सचेंज करो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलो जल्दी से, अब एकदम एज इट इज कॉपी, ये लो, यही तो अभी तुरंत बताया है, ये लो, ओ बी का स्क्वायर, यही तो है रिजल्टेंट ओ बी, जो ओ सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया मैंने, ये लो। अच्छा भाई साहब, सर ने तो गेम कर दिया भैया। यही तो समझना है कि ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और पैरेललोग्राम से जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा वो दोनों सेम होगा। ऑफ कोर्स सेम होगा, कि दो वेक्टर तो दोनों में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है, तो दोनों का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही होगा। अरे एकदम सही सर। अब एक तगड़ा गेम कर देता हूं। अगर मैं बोलूं कि भैया, अगर मैं बोलूं भैया ये तो पूरा समझा दिया मैंने, हाँ सर, तो थोड़ा सा इसका एंगल फिंगल भी निकाल लो। हाँ तो ये लो, तो मैंने यहां पे लिख दिया फॉर्मूला। इस बार फॉर्मूला लिखा कि रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी से। रिजल्टेंट कैसे इंडिकेट होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। टैन अल्फा क्या होगा, टैन अल्फा होगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। टैन अल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। टैन बीटा क्या होगा, ये नहीं बताया। ये क्या है सर,
बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद अनदर वेक्टर बी। बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद अनदर वेक्टर बी। अब जरा एक बार सोच के बता पाओगे क्या तुम, ये बीटा कैसे निकले, कैसे निकलेगा, सोचो जरा। तो जैसे मैंने ए को एक्सटेंड किया था और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वैसे ही तुम बी को एक्सटेंड करो, वैसे ही तुम बी को एक्सटेंड करो, बी को एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हाँ, तो ये एक ट्रायंगल हो गया जिसमें ये 90 डिग्री है। अरे वाह सर। और ये हो गया tan बीटा, तो tan बीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। इस बार ये लेना पड़ेगा और इतना टोटल नीचे रखना पड़ेगा, इतना ही सा तो है। अब देखो, अगर ये है ए तो ये भी कितना हो जाएगा ए, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा थीटा। तो अब ये ए का कंपोनेंट आएगा इधर ए कॉस थीटा और इधर आएगा ए साइन थीटा। क्या ये समझ आ रहा है, ए का कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस थीटा और इधर आएगा ए साइन थीटा। अरे वाह सर, तो ये ट्रायंगल जो है ये वाला, थोड़ा बना देता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये वाला ट्रायंगल देखो, बना पाऊंगा कि नहीं, मैं घुमा दूंगा मैं बना के। देखो ये वाला ट्रायंगल, हाँ सर, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल का चेंज है। तो ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ओ ए पी और सी, ये ऊपर ऊपर में, ये कितना था बी, तो ये हो जाएगा बी, बी कैपिटल में लिख लो, बी का मैग्नीट्यूड लिख लो बी, और ये कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। इस बार tan अल्फा लगाओगे तो क्या होगा पी बाय बी, पी कितना होगा ए साइन थीटा, देखो, और बी कितना है बी प्लस ए कॉस थीटा। अगर ये समझ आ गया तो तगड़ा वाला आग लगा दो, एकदम लाल वाला दिल बरसा दो फटाक फट से भैया, कि सर ये लीजिए लाल वाला दिल का बरसात। अच्छा इतना सारा लाल वाला दिल, हाँ समझ आया कि नहीं, जल्दी लाल वाला दिल बरसाओ यहाँ पे। ये चीज सर आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे यहां पे रिजल्टेंट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां पे बी का बी कॉस थीटा लिखते थे, वैसे यहां पे ए का ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा लिख लिया और इस ट्रायंगल में लगा दिया। अब ये क्या बता रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है, तो हो गया tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर में बेस ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। मस्त वाला मजा आ गया, तो जल्दी से लाल वाला दिल बरसा दो एकदम बेटा। और सर ये जबरदस्त कहानी हमने कर दिया, एकदम सेट हो गया है। जल्दी से बताओ क्या ये एकदम सेट हो गया तुम्हारे लिए, एकदम सेट हो गया तुम्हारे लिए, एकदम सेट हो गया तुम्हारे लिए, जल्दी से बताओ। ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस। अब यहां से अगला इंपॉर्टेंट बात, अब जब मैंने तुम्हें बोला कि ये दो रिजल्टेंट है दोस्त, ये दो रिजल्टेंट है, अब सपोज करो मेरे पास जो वेक्टर है उन दोनों में बराबर मैग्नीट्यूड का हो गया। अब कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, मान लो ये वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर भी ए के बराबर ही है और बी वेक्टर भी ए के बराबर ही है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा का रूट, बोलो यही लिखेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो ये हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री में मैं कल सुबह एक और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कॉल्ड हंगामा फॉर्मूला, हंगामा फॉर्मूला, यहां से 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलता हूं हंगामा। क्या बोलता हूं जल्दी से बताओ, हंगामा। ये पूरा फिजिक्स में हंगामा मचा रखा है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा जल्दी से बताओ क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखोगे। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा 2a स्क्वायर, इसका क्या है रूट अंडर, यही तो है रिजल्टेंट। हाँ सर, तो रिजल्टेंट जब निकालोगे तो 2 बार 2 का 1 बार 2 बाहर, 2 बार a का 1 बार a बाहर, 2 बार कॉस थीटा बाई 2 का 1 बार कॉस थीटा बाई 2 बाहर। अब एक तगड़ा चीज समझा दिया मैं, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का हो, यहां पे इसने x माना मैंने a मान लिया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 2a cos थीटा बाई 2 से निकलेगा। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 से निकलेगा। अब मैं 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए फ्रेम करता हूं, चलो। क्वेश्चन 1, मान लो कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
ये भी ए है, ये भी ए है। तो रिजल्टेंट अभी क्या सिखाया मैंने, 2a cos थीटा बाई 2, 90/2 लिख लो। 90/2 का मतलब होता है 45। cos 45 कितना होता है सर, ये होता है 1/√2। तो √2 से ये खत्म हो गया √2। तो आज के बाद से जीवन भर याद रखना, दो वेक्टर अगर बराबर हो तो उसका रिजल्टेंट और एंगल 90 हो तो √2a होता है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, देखो इधर क्वेश्चन 2। अगर मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों बराबर है, और इसके बीच का एंगल कितना ले लोगे, 120 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 डिग्री। ये ए है और ये ए है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा 2a cos थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2a cos 120/2। ये कितना हो गया 60। ये क्या हो गया 2a cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। इधर मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा, मेरे लिए जगह नहीं बचेगा। 2a cos 60 का वैल्यू 1/2। ये खत्म, तो कितना हो गया a। ये इतना धांसू चीज है भैया कि दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट भी उसी के बराबर होता है यदि एंगल 120 डिग्री हो। ये बहुत बार यूज करेंगे अपन इसको, एकदम डबल ए स्टार का ब्रह्मास्त्र मान लो बेटा, और तुम लोग बन जाओ डबल ए आर्मी। तो मैं तुम लोगों को बनूंगा डबल ए आर्मी। डबल ए आर्मी जल्दी से बोल दो, हम सब बन चुके हैं सर डबल ए आर्मी, और हम फोड़ रहे हैं। फिर डबल ए बताता है यहां पे कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों के बीच का एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट भी उस वेक्टर के बराबर ही होता है। अब मैं बार बार बोल रहा था तुम लोगों को कि दो वेक्टर अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से निकलेगा। अगर दो वेक्टर बराबर हो तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से निकलेगा। दो वेक्टर अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से निकलेगा। 20 से मतलब बाइसेक्टर होगा। तो इस बार भी रिजल्टेंट यहां से निकलेगा जो 60-60 पे हो। इस बार रिजल्टेंट यहां से निकलेगा जो 45-45 पे होगा। और अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाया था, जल्दी से बताओ कौन सा क्वेश्चन सर, कि अगर दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल हो 60 डिग्री, तब कितना होगा, जल्दी बताओ। ए और है और 60, तो रिजल्टेंट कितना होगा 2a cos 60/2। तो ये कितना हो गया 30। cos 30 कितना होता है जल्दी बताओ, √3/2। तो ये कितना हो गया √3। ये तीनों याद रखेंगे आज के बाद से। अगर दो वेक्टर बराबर है, एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट √3a होगा और 20 से निकलेगा। ये रिजल्टेंट कितना होगा √3a होगा, 20 से निकलेगा। यानी कि 20 से का क्या मतलब है, रिजल्टेंट इससे भी 30 बनाएगा और इससे भी 30। ये है रिजल्टेंट बेटा, जो किसके बराबर है √3a के बराबर है। ये ध्यान रखना है एकदम। अगर ये दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना निकलेगा 20 से निकलेगा। क्या मतलब इसका, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। और किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट इसी के बराबर होगा, 120 डिग्री पे रिजल्टेंट से। अगर 90 हो तो रिजल्टेंट कितना होगा √2a के बराबर होगा। √2a के बराबर होगा, बोलो हाँ है ना। और ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। ये चीज अपने जहन में अब डाल देना, अपने जहन में डाल देना। अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं, तब और मजा आएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मेरे को ये निकालना है, ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया, ये जो मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया, R = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मैंने ये निकाला रिजल्टेंट का फॉर्मूला, R = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब मुझे निकालना है कि किस हालात में ये जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा, किस हालात में ये जो रिजल्टेंट है मिनिमम होगा। तो देखो हालात कौन डिसाइड करेगा, क्या ए और बी डिसाइड करेगा, नहीं सर। क्यों नहीं डिसाइड करेगा ए और बी, क्योंकि वो तो फिक्स्ड वैल्यू दे दिया तुमने। तो कौन डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा, कॉस। तो कॉस थीटा का वैल्यू जब होगा मैक्सिमम तब ये रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम। कॉस थीटा का वैल्यू जब होगा मिनिमम तब ये रिजल्टेंट होगा मिनिमम। तो कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1। जब इसको तुम यहां पे रखोगे तो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab।
ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। और ये कब होगा, जब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कितने पे होता है, जल्दी बताओ, cos 0 डिग्री पे। यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस बी तब होगा जब एंगल बिटवीन वेक्टर 0 डिग्री होगा। क्या ये सारा कुछ समझ गए तुम, जल्दी से बताओ, क्या ये सारा कुछ तुम समझ रहे हो, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये सारा कुछ समझ रहे हो, जल्दी बताओ मुझे। कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है सर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है सर, जल्दी देखेंगे क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला है दोस्त, इधर देखेंगे फटाफट से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो कितने पे होता है, cos 0 पे। बस 2-4 मिनट और, तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे डिनोट करोगे, ऐसे, ऐसे एक वेक्टर है तो दूसरा भी वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। बोलो मजा आया, दोनों सेम। या कोई वेक्टर इधर है, दूसरा भी इधर ही होगा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। कोई वेक्टर इधर है तो दूसरा भी वेक्टर इधर ही होगा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। कोई वेक्टर इधर है तो दूसरा भी इधर होगा, इसी को बोलते हैं 0। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तब रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा और थीटा 0 डिग्री। सिमिलरली मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब तुम बोलोगे कि cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है सर, ये होता है -1। और कल भी बताया था मैंने, ये होता है cos 180 डिग्री पे, इसको cos पाई भी बोल सकते हो। cos पाई का मतलब एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर होना चाहिए भैया, तभी 180 डिग्री होगा। और सिमिलरली एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर किधर होना चाहिए भैया, इधर होना चाहिए। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 180 डिग्री। जब भी कभी ऐसा होगा, मान लो ये ए है ये बी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब ये -1 यहां रखोगे, ये क्या हो जाएगा, -1 रखने के बाद जरा बताओ मुझे, -1 रखने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। फाइनली क्या होगा, ए माइनस। यानी कि अब पता चल गया कि रिजल्टेंट मैक्सिमम ए प्लस बी होगा और मिनिमम ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी तब होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों। ए प्लस बी तब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन। तो ये कुछ रिजल्टेंट का बेसिक चीज अभी बताया, अभी तो दंगल करेंगे और कल बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इतने न्यूमेरिकल कि तुम देखोगे और मजा ले लोगे। जैसे ये क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट से, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने लिखा कि ए वेक्टर यहां पे है 10 का और बी 10 है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। बताओ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी क्या बताया, जब दोनों बराबर हो, दोनों के बीच का एंगल 60 हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है, a√3। अरे बताया नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, 10√3। कितने लोग डबल ए आर्मी बन चुके हो, जल्दी से बताओ। डबल ए आर्मी बन चुके हैं और एकदम लाल वाला दिल बरसा दो, पीला वाला दिल बरसा दो, हरा वाला दिल बरसा दो बेटवा। देखा, अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है एंगल 60 डिग्री है तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फोड़ना है तुम्हें भैया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार है भैया। यहां पे भी देखो, ये लैंग्वेज में है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब मान लो 20 लिख देता हूं, 20 एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर एट 60 डिग्री। देखो, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ईच अदर एंड 20, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर एट 60 डिग्रीज। आंसर क्या हो जाएगा, 20√3। और अभी तो बताया, 20 भी सेट कर दिया क्वेश्चन। बोलो समझते जा रहे हो क्या, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बोला टू फोर्सेस F1 5 न्यूटन ईस्ट, अब ईस्ट इधर मान लेता हूं मैं, F2 10 न्यूटन नॉर्थ, ईस्ट इधर है तो नॉर्थ इधर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब एक बढ़िया चीज सिखा, जब भी कभी एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री हो जाए, देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट बस खत्म कर रहे हैं आप। देखो, अगर ए और बी के बीच का एंगल, ए एंड बी के बीच का एंगल कितना हो, थीटा 90 डिग्री, वैसे केस में ए इधर होगा और बी इधर होगा। ओके, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 का वैल्यू होता है 0। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ। ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज के बाद से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर तुम ऐसा कुछ कर लो कि वेक्टर को तोड़ ताड़ के दो वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, एक एक्स में और दूसरा वाई में, और एक्स और वाई के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, हमेशा होगा 90 डिग्री अगर एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है उसका रिजल्टेंट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसका क्या मतलब है कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट स्क्वायर का रूट। और अगर इसका रिजल्टेंट तुम्हें निकालना है कि कितना एंगल बनाएगा, इसका रिजल्टेंट निकालना है कि कितना एंगल बनाएगा, तो ये अल्फा एंगल निकालना है। tan अल्फा क्या होगा p बाई बी, तो p हमेशा y से इंडिकेट होगा, b हमेशा x से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया अभी मैं कि tan अल्फा जो होगा हो जाएगा y बाय एक्स। ये एकदम याद रखना है आज के बाद से। अल्फा जो होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। इसको एकदम जान में डाल लेना है, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स अगर 90 डिग्री। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन की और तरफ बढ़ते हैं। जरा ये देखो, बोल रहा है टू वेक्टर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल थीटा एंड देयर रिजल्टेंट इज रूट अंडर 148 न्यूटन। तो रिजल्टेंट दिया, बोला एंगल बताओ। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जान के यहां पे रूट नहीं लिख के स्क्वायर लिख दिया मैं, उसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन में रिजल्टेंट कितना दे रखा है, रूट अंडर 148। इसका क्या करूंगा स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करूंगा रूट अंडर 48 का स्क्वायर को तो ये हो जाएगा 148। 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, 64 और 36 कितना हुआ 100। इसको इधर लाया तो माइनस 100 लिख दिया। ये क्या हो गया 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, ये कितना हो गया 96 cos थीटा। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो इसको टोटल इधर इसको उधर कर दो, तो लिखो 96 cos थीटा। अरे आया ना मल्टीप्लीकेशन तुमको, 6 2 जा 12, 12 8 96, 8 2 जा 16, 16 छक्का 96। समझ आया कि नहीं आया? ओके सर, ये कितना हो गया 48। अब cos थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्त, 48 डिवाइडेड बाय 96। तो 48 1 जा 48 और 48 2 जा 96, बोलो कितना हो गया 1/2। cos थीटा का वैल्यू 1/2 कितने पे आता है, मैंने बार बार बोला और अभी तुरंत बोला था, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां पे क्या होगा, तुम लोगों को मैंने दिया भी था बेसिक मैथ्स में पूरा टेबल याद करने के लिए। कितने लोग टेबल याद किए हो जल्दी से यहां को कमेंट करके बता दो सर याद है। 0 30 45 60 90 और साइन कॉस्टेन। उसके बाद मैंने बोला रिवर्स करके भी लिख के बताओ। फिर मैंने तुम्हें एक और चीज बोला था, जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या कि पूरा साइन कॉस्टेन के कोई भी वैल्यू बता दो। tan 135 का वैल्यू जल्दी कमेंट करके बताओ, बताया था तुम लोगों को। और पूरा का पूरा वैल्यू में कुछ भी निकाल सकते हो तुम, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला भी। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी टैकल करना सिखा दिया सर आपने। ये तो अभी बेटा दंगल मचा देंगे क्वेश्चन ले लेके। और ये देखो क्वेश्चन कितने हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है और ये कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। तो अपन कहाँ पे हैं, अपन है नायाब सीरीज में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर आता है, जहाँ पे फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी दे रहे हैं हम। और फिजिक्स आपको कहीं से भी सीखना है, बेसिक एकदम निहायती बेसिक, तो वो यहाँ पे अपन दे रहे हैं। और रेगुलर बैच जैसे चलता है पूरा ड्रॉपर में, सुबह में शाम में, वैसे ही कर रहे हैं अपन। 11th में जैसे पूरा का पूरा 11th चल रहा है तो वो सुबह में चलाएंगे 11th, और 12th चलेगा शाम में। तो इसी तरीके से आप लोग इसको फैलाते रहिए, फायदा उठाते रहिए और खूब सारा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक जाए। और लाइक और कमेंट तो आप करते ही रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मिशन है कि हर एक बच्चे को जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आए, और मैं बिल्कुल ये काम कर रहा हूं आप लोगों के प्यार के बदौलत। ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे
एक और जबरदस्त सेशन में। तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, लव यू। कल तगड़ा सेशन आने वाला है बेसिक मैथ्स के ऊपर भी, वहां पे स्लोप का दंगल मचाऊंगा। सुबह एकदम तुम लोग लेक्चर करना और शाम में इसके ऊपर कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन आएगा। डीपीपी भेज रहा हूं बेसिक मैथ्स का भी और वेक्टर का भी। थैंक यू, लव यू, बाय।